नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मसूद का मुस्लिम कार्ड। कांग्रेस पर भी रुख हार्ड। अब आरिफ मसूद साहब जाहिर है कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के चुने हुए विधायक हैं और चुने हुए विधायकों में भी अगर अक़लियतों की बात करें यानी अल्पसंख्यकों और उसमें भी ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो ख़ास भी हैं, क्योंकि सिर्फ 203 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 ही अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले विधायक हैं। एक आरिफ अकील साहब के बेटे हैं और दूसरे हैं मसूद साहब। अब ये खुद कह रहे हैं कि पार्टी में अल्पसंख्यकों के लिए जो नज़रिया और रवैया है वो रवैया बेहतर नहीं है। चुनौतियां बहुत हैं, बड़ी मुश्किलात हैं और निश्चित तौर पर इन चुनौतियों के बीच में जब इस तरह की आवाज़ कांग्रेस के लिए उसी के एक मुस्लिम विधायक की आ जाती है तो ये मुश्किलें और बढ़ती हैं। क्या उन्हें चुप रहना चाहिए था, पार्टी फोरम पर अपनी बात कहनी चाहिए थी, या फिर ये कांग्रेस का शगल है कि जब थोड़ी सी चीज़ें पटरी पर आने लगती हैं तो कोई नेता बयान देकर फिर एक नई बहस छेड़ देता है। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रखें। बुरहानपुर में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच पर अपनी ही पार्टी की खिंचाई की। मुसलमान के साथ खड़े होना चाहिए, अगर नहीं खड़े होंगे तो नेताओं को भी निपटा देंगे। आरिफ मसूद ने भगवा साफा पहनकर मंच से कहा कि अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से नहीं खड़ी हुई तो पार्टी को भी घर में बैठा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वोट के लिए राजनीति मत करो। जब संविधान और कानून की अनदेखी होगी तो कांग्रेस को सड़क पर उतरना पड़ेगा। वीडियो वायरल होने के बाद भी मसूद अपने बयान पर कायम नजर आए। पार्टी पर नहीं, पार्टी के उन लोगों पर जो कांग्रेस के नेता घर बैठे हैं और आंदोलनों में शामिल नहीं होते हैं, जनता के मुद्दों को लड़ नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हो रहा है, तो वो ये समझ लें कि अब ये नए दौर की कांग्रेस है, उनको फिर परमानेंट घर बिठा लें। आरिफ मसूद ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को किसी की नहीं सिर्फ सत्ता की चिंता है। उन्होंने अल्पसंख्यक और SC/ST इलाकों में हो रही शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी एक खास समुदाय को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बना रही है। कांग्रेस जहां मसूद के बयान से असमंजस में नजर आई तो वहीं बीजेपी ने मसूद के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा। चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे और अन्य अल्पसंख्यक हों, भाषाई आधार पर, लैंगिक आधार पर, महिलाएं हों, सब कहीं न कहीं भय से ग्रस्त हैं और इसी लड़ाई की चर्चा आरिफ मसूद ने की है और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी ऑडियंस का आह्वान किया है। इसमें गलत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, समाज में बंटवारे की राजनीति करी, उसके परिणाम दिखने लगे हैं। अब कांग्रेस के विधायक मंच पे से कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रहे हैं कि चाहे वो गलत करें या सही करें, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस को ठिकाने लगाने का काम करेंगे। मसूद के बयान के बाद सियासत में ओबीसी की पार्टी AIMIM की चर्चा शुरू हो गई है। लगातार आरोप लगता है कि ओबीसी किसकी तरफ है। कई बार AIMIM को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है। ओबीसी की पार्टी लगातार उन प्रदेशों में पहुंच बनाने में जुटी है जहां मुस्लिम मतदाताओं की ठीक ठाक संख्या है। कुल मिलाकर AIMIM कई प्रदेशों में खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। इस बीच आरिफ मसूद के मुस्लिम कार्ड नई बहस शुरू कर दी है। क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं दे रही है? SC/ST और ओबीसी भी पहले की तरह कांग्रेस के साथ नजर नहीं आते, तो हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड क्लियर न होना भी सवर्ण मतदाताओं को असमंजस में डालता है। क्या मसूद इन्हीं सब चुनौतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या आरिफ मसूद का मुस्लिम कार्ड 2028 से पहले दबाव की रणनीति है?
कांग्रेस का अल्पसंख्यक एजेंडा कमज़ोर पड़ा है या माहौल बनाया जा रहा है? क्या AIMIM ओवैसी साहब की जो पार्टी है खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर रही है? अगर कर भी रही है तो बिहार में जिस तरह का प्रदर्शन AIMIM का रहा है वो क्या ये बताता है कि मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण के तहत AIMIM की तरफ जा रहे हैं, या मुस्लिम वोटर ये मान रहा है कि कांग्रेस अब उसके लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है? ये सवाल हैं जो हम सबके सामने हैं। जो हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक मेहमान, आइए उनकी तरफ रुख करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं तौकीर निज़ामी जो AIMIM से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले कांग्रेस से जुड़े रहे लेकिन मायूसी उन्हें भी हुई शायद, तो उन्होंने दामन थामा है AIMIM का। और आनंद जाट जी हैं, युवा नेता, नमस्कार। प्रवक्ता। आनंद का बहुत स्वागत है, हमारे साथ रहेंगे। लेखक भी हैं। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और पैनलिस्ट तो हैं ही, और उन्होंने तमाम चीज़ें पैकेज की नोट कर ली होंगी, और मैं भी सावधान हूं कि मेरे भी हर वक्तव्य को वो बढ़िया ढंग से नोट करके कहेंगे। शरद जी, आप ही ने कहा था, ये मैंने ये भी गौर से सुना। पत्रकार हैं तो उनकी निगाहें रहती हैं इस पर। सबसे पहले आरिफ मसूद साहब जो बात कह रहे हैं उसको समझेंगे हम अच्छे से। आनंद जी की तरफ ही रुख करते हैं क्योंकि सारे सवालात आज कांग्रेस की तरफ हैं। आनंद जी, वो कह रहे हैं कि कुछ नेताओं की तरफ मैंने इशारा किया है, मैंने पार्टी की तरफ उंगली नहीं उठाई है, मैंने इशारा किया है। तो ये अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं जो घर बैठ गए, यानी खुद वो मुस्लिम लीडर्स हैं जो घर बैठ गए हैं, या कुछ चतुर राजनेता ऐसे हैं जो अल्पसंख्यकों की राजनीति करते रहे वो घर बैठ गए हैं? कि आखिर किसकी तरफ इशारा किया उन्होंने? मैं बता देता हूँ जी। दरअसल जब कांग्रेस की विचारधारा की बात आती है, भारत की संस्कृति की बात आती है, तो उन दोनों चीज़ों को साथ जोड़कर चलने वाली सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो पवित्र ग्रंथ है वो भारत का संविधान है। और जब बिना कानून की इजाज़त के लोगों के घर ज़मींदोज़ किए जा रहे हों, बुलडोज़र चलाया जा रहा हो, स्कूल बनवाने पर लोगों के स्कूल को तोड़ दिया जा रहा हो, तो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाली भाजपा की सरकार के सामने संविधान ही एकमात्र रास्ता है। ये बात हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी कहते हैं। और इसी तरह की बात कि जो संविधान बचाने के लिए घर से निकल कर नहीं आ रहे हैं वो समझ लें कि ये नई कांग्रेस है, ये संविधान बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी, और जो इस लड़ाई में साथ नहीं है उनका भी उन्हें परमानेंटली घर बिठा दिया जाएगा। ये मतलब सीधी सीधी जो बात समझने की है वो इतनी सी है। इससे आगे अगर आपके कोई प्रश्न हो तो बताएं। हाँ, मतलब मेरा प्रश्न यही है, मैं आपके सुविधा नहीं बढ़ाऊंगा जी पूछ के, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे नेता, भले ही उनका नाम ना लेना चाहे, लेकिन अगर वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं और आरिफ मसूद भी यही कह रहे हैं, और आप उसका इंटरप्रिटेशन, भावार्थ हमारे सामने रख रहे हैं, तो ये कांग्रेस में क्यों बने हुए हैं? इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। नहीं, अपने आप बाहर हो गए ना। कुछ तो सांप्रदायिक थे जिन्होंने दल बदल लिया, अवसरवादी थे जिन्होंने दल बदल लिया। वो नहीं लड़ना चाहते थे संविधान बचाने की लड़ाई, वो अपने महल बचाना चाहते थे, अपने जो घर हैं, बिजनेस हैं, वो सब बचाना चाहते थे, तो वो चले गए हैं। और जिन लोगों को वल्दियत बदलना रास नहीं आ रही है लेकिन वो नई धारा की राजनीति के साथ नहीं बहना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं और उनकी पहचान भी हो रही है, उनसे जिम्मेदारियां लेकर नए और डायनामिक लोगों को जिम्मेदारियां दी भी जा रही हैं। चलिए, लेकिन बात को मिला के बहुत अधिक समझ में आई नहीं। मैं उम्मीद करूंगा आगे आप इस पर और रोशनी डालेंगे। यशपाल जी, आप किस तरह से देखते हैं? आरिफ मसूद साहब बाद में ये कहते नज़र आए कि मैंने पार्टी के लिए नहीं कहा है ये, जब उनसे और क्लैरिटी के साथ इस बयान पर पूछा गया मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों के लिए कहा है जो सामने नहीं आते हैं, घर बैठे रहते हैं। यानी उनका इशारा शायद इस तरफ था कि अक़लियतों से, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर, मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर जो चुप्पी साध कर बैठे हैं, वो कोई भी मुद्दा हो मुसलमानों से जुड़ा, जिसकी तरफ आनंद जी इशारा कर रहे थे कि कथित रूप से बुलडोजर चल गया, कथित रूप से स्कूल चलाने पर बात हो गई, तो ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस के जी
कथित रूप से नहीं है जी। बैतूल का बड़ा उदाहरण हमारे आपके हाँ सामने नहीं ठीक है, मैं कथित जी, नहीं जी, है ना, जी, ये हुआ है। और जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, देखिए सरकार मेरे का काम पास घर बनाना इसकी है, पूरी तोड़ना नहीं। रिपोर्ट नहीं है कि वास्तविक कारण क्या है। अब भाई ये यही जांच दुर्भाग्य के है। विषय हैं, ये जांच के विषय हैं कि क्या कोई त्रुटि थी, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि संविधान से ऊपर होके चल रहे हैं। भाई आज भी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं और बहुत चुभते हैं, सत्ताधारी दल को भी चुभते हैं। तो ये व्यवस्था हमारे देश में है और रहेगी कि कोई भी रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है। अगर किसी के स्कूल को गलत बदनीयती से बंद किया गया है तो चैलेंजेबल है, अगर किसी का घर गलत तरीके से तोड़ा गया तो इट इज़ ऑल्सो चैलेंजेबल। और आपके पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च अदालत है, और सर्वोच्च अदालतों के अनेक तीखे फैसले हैं। मैं आऊँगा आपकी तरफ। जी जी सिसोदिया साहब। शरद जी देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने करी है, और एक वोट बैंक का जो थोक वोट बैंक है, थोक बंद वोट बैंक है, उनको यूज एंड थ्रो के रूप में उपयोग किया है। मैं अभी आपकी रिपोर्ट में जो आपने बुरहानपुर से कवरेज किया है और वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के आरिफ मसूद का जो स्पीच आपने सुनाया, उनमें उन्होंने, अगर आप उसको रिपीट करेंगे तो उन्होंने कांग्रेस के किसी नेता को घर बिठाने की बात नहीं करी है, उन्होंने कांग्रेस को ही घर बिठाने की बात है, पार्टी को घर बिठा दिया जाएगा। अब इसका मतलब है कि उनका विरोध व्यक्तियों पर भी है और उनका विरोध पार्टी के ऊपर भी है। और देखिए, आरिफ जी के लिए कोई नई बात नहीं इस प्रकार की बातें करने का। मुझे याद है जब पीसीसी के प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में सुंदरकांड की बात आई थी तो इन्होंने विरोध किया था, वंदे मातरम का इन्होंने विरोध किया था। और अभी आपने स्वयं ने अपनी रिपोर्ट पर अपने आपने अभी वॉच किया, आपने वक्तव्य दिया है कि नजरिया रवैया ठीक नहीं है, ऐसा आपकी रिपोर्ट में बताया कांग्रेस के प्रति, मुस्लिम समाज के प्रति, क्षमा करें, यह आपका वक्तव्य था। तो पार्टी फोरम पर बात की जा सकती थी, आपने कहा है शरद जी। पार्टी है कहां? पार्टी को चला कौन रहा है? कौन सी पार्टी? किसकी पार्टी? व्यक्ति की पार्टी, वंशवाद की पार्टी, या परिवाद की पार्टी? और आरिफ मसूद जी बुरहानपुर में दिए गए बयान को मुझे लगता है कांग्रेस में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक सवाल अभी उठा है बुलडोजर चलाने का, तो बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चलाए हैं और नियम प्रक्रिया के अंतर्गत चलाए हैं। कई मामलों में हाई कोर्ट ने, आनंद जी, उस प्रक्रिया को वैध भी ठहराया है, वैध भी ठहराया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ डायरेक्शन दिया है, हमने डायरेक्शन का पालन किया है और अवैध काम करने वालों के ऊपर बुलडोजर चलाया है, हमने निर्देशों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है आनंद जी कि धर्म परिवर्तन करने वाले और लव जिहाद करने वाले और गैर कानूनी काम करने वाले, अगर जो लोग ड्रग्स के व्यापारी हैं उनके ऊपर अगर बुलडोजर चलाता और स्कूल अगर गलत संचालित हो रहा था भोपाल में और उसका कानूनी प्रक्रिया की है, तो आरिफ भाई के स्कूल पे तो बुलडोजर नहीं चलाए। और हमने प्रक्रियाओं का पालन किया आनंद जी हमेशा। और शरद जी जिन विषयों को लेकर के बंसल जैसे लोकप्रिय न्यूज चैनल में बैठते हैं तो उसके पीछे कोई कारण भी होता होगा, ऐसे चलते चलते डिबेट नहीं होती है। भय और डर किस बात का? ये कांग्रेस ने हमेशा आनंद जी मुस्लिम समाज में तुष्टीकरण की नीति कर करके भय और डर का आईना दिखाया है, डर बिठाया रखा है। चलिए मैं लौट जाओ, छुप जाओ, अन्यथा भाजपा खा जाएगी। और भाजपा किसी को खाती नहीं है, भाजपा के साथ लोगों का सहयोग निरंतर बढ़ता चला आ रहा है। चलिए मैं लौटूंगा आपकी तरफ। तौकीर साहब, अब आपकी तरफ मैं आता हूँ। आप कांग्रेस में थे और स्टेट लेवल के पदाधिकारी भी रहे आप, और अब आप AIMIM में हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है वो। और अल्पसंख्यकों के लिए ये है कि अब कहाँ जाएं हम, बता दे सनम, अब हमें किसी पर भरोसा नहीं। उनकी आवाज़ तो यही लगती है कि अब वो ये ढूंढ रहे हैं कि कौन उनके लिए कुछ कर सकता है, या माफ़ कीजिएगा ये कि कौन कम खराब है हमारे लिए। चलिए अब क्या करें, ये भी राह तो नहीं दिखाएंगे, चल रहे हैं। मान लीजिए जैसे कथित शब्द के लिए अभी आपत्ति उठाई, आप भी उठा सकते हैं कि बी टीम कौन कह रहा है साहब, AIMIM तो पूरी ताकत से लड़ रही है। लेकिन अब ये एक डेमोक्रेसी में बात तो उठेगी। लेकिन अगर मुसलमान चुन रहा है AIMIM को, कांग्रेस को नहीं चुन रहा है, तो ये है तो बड़ी हैरत अंगेज बात। क्या कहेंगे? और उन पे, उनके वक्तव्य पे भी थोड़ी रोशनी आप अपने नज़रिए से डालें। जी शरद जी, बहुत शुक्रिया। मैं निहायत अदब से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, आज बड़ा घुटन महसूस कर रहे हैं आरिफ मसूद साहब। हम तो स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं
असद साहब तो पूरे भारत में इन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों को बिना भय की राजनीति करने के लिए, इन्हें नेता बनाने के लिए, इनके हक अधिकार दिलाने के लिए और जो दबे कुचले लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए ही तो पूरे भारत में निकले हैं। और जो गुलाम हैं, दूसरे दलों में जो गुलाम हैं, उनको जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं उनकी गुलामी से उन्हें आज़ाद कराने के लिए निकले हैं। और आगे भी पार्टी ऐसा ही स्टैंड लेकर सामने खड़ी रहेगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, बुरहानपुर में जहाँ ये आरिफ मसूद साहब ने बयान दिया है, आप पहले उसको समझने की कोशिश करिए कि यही बुरहानपुर है जहाँ कांग्रेस के लोगों ने, जब वहाँ के सारे पार्षद कांग्रेस से जीते हुए पार्षद थे, सारे के सारे मिलकर यहीं पीसीसी यहीं पर आए थे वो, और विधानसभा में वो एक मुस्लिम समाज को टिकट मांग रहे थे। उनका मांग ये थी कि बुरहानपुर जैसी जगह पर हमें सिर्फ मुस्लिम समाज का विधायक कैंडिडेट दे दीजिए। उनको यहाँ से मार के इसी कांग्रेस ने बेइज्जती करके इसी पीसीसी से पुलिस को बुला के डंडे पड़वाकर यहाँ से बाहर भेज दिया था। तब जाकर सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तब उन्होंने ओवैसी साहब के सामने गुहार लगाई थी। नफीस मंसा साहब को ओवैसी साहब ने उसी बुरहानपुर से विधानसभा का टिकट दिया था और 38,000 वोट डले शरद जी, 38,000 वोट MIM को वहाँ पर डले। ये वो दर्द था जो उसको वो वहाँ बयान करते हुए नज़र आ रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से, जब फर्जी इनकाउंटर होता है साहब, 7-8 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग गोलियों से भूंज देती है, तब यही कांग्रेस विरोध करती हुई रोडों पर नजर आ रही थी। तब जब इनकी सरकार बन गई, जब कमलनाथ कहते हैं हमको 100% वोट चाहिए, मुस्लिम समाज के लोगों ने इन्हें झोली भर भर कर 100% वोट दिए, इनकी सरकार बन गई साहब। सरकार बनने के बाद यही बाला बच्चन गृह मंत्री थे इसी कांग्रेस के, वहाँ उन्होंने जाकर क्लीन चिट दी कि नहीं, वो फर्जी इनकाउंटर नहीं था, इनकाउंटर सही था। ये दोगला रवैया, ये दो तरह के मुंह इनके कैसे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं फिर पूछना चाहता हूं जाट साहब से कि ये मुझे बताएं, जैसे ही कमलनाथ सरकार बनी मध्य प्रदेश में, इन्होंने रोजा अफ्तार कार्यक्रम सीएम हाउस से इनकाउंटर की जो घटना की बात करें, कहां हुआ था वो इनकाउंटर? देखिए, जेल तोड़ के दिखाया गया था कि कुछ लोग कैदी भग गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका इनकाउंटर किया था। और बाला बच्चन जैसे ही हमारे वोटों से सरकार बनी, हम ही को कातिल ठहराया गया, हमें ही सदन में ऐसा दिखाया गया कि हम बिल्कुल की डिबेट में वही कहना चाहते हैं। यही संवेदनशील क्या थे वो सब इतिहास ये संवेदनशील मुद्दे हैं। आप मुस्लिम स्कॉलर भी कहे जाते हैं, आप बिल्कुल वही बता रहा हूं मैं आपको जी। इस तरह की चीजें ना कहें, इसको जनरलाइज ना कर दें। कि ये मैं फिर कहूंगा आप सभी से, बड़े सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, कि हम रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइडिंग एक कंट्री है। आप मत भूलिए कि हम जो इधर उधर होता है दुनिया के तमाम मुल्कों में, हमारे पड़ोसी मुल्कों में साहब, हम बिल्कुल हम दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। हम हमारे यहाँ आलोचना का जो दायरा अभी भी है, आप देख सकते हैं उसको, चाहे वो सदन हमारी हो, रिफ्लेक्शन। जो बोलिए जल्दी से 10 सेकंड, फिर आनंद जी की बारी है जी। देखिए, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए तौकीर साहब, मैं आता हूँ जी। हाँ बोलिए। नहीं शरद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम जिम्मेदार जितने हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार आपका चैनल है और आपके चैनल पर लोग विश्वास और भरोसा करते हैं। आपने बहुत ठीक बात की। हम दाएं बाएं बात कर करके माहौल को भी खराब नहीं करें और हमारे प्रदेश को और हमारे देश को सुरक्षित रखें। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जी। मैं आऊँगा तौकीर साहब आपकी तरफ। आनंद जी, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मुद्दे के सवाल ये हैं कि बुरहानपुर से क्यों टिकट नहीं मिला, और ये सवाल आप ही की तरफ नहीं, बीजेपी की तरफ भी है कि भाई आप ये बता दीजिए कि शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी और भोपाल से ही होते थे एक समय नामचीन आरिफ बेग साहब, और सिकंदर बेग भी मुझे याद आते हैं सिकंदर वक्त माफ़ कीजिएगा। तो इनके अलावा आज बीजेपी के पास माइनॉरिटी का कौन सा लीडर है? आखिर वही सवाल तो वही है कि आप कहाँ जाएंगे आखिर? देश की दो मकबूल पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस, अकलियतें दोनों तरफ अपने लिए एक जैसी पोजीशन देख रही, तो आनंद जी वो जाए कहाँ? आप बीजेपी के धुर विरोधी हैं, लेकिन अगर मुसलमानों की स्थिति देखें आपकी पार्टी में तो वो कमोबेश बीजेपी की तरह है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कमोबेश कैसे हो सकती है? एक पार्टी जो मुसलमानों से नफरत करना सिखाती है और एक पार्टी जो भारत के संविधान को लेकर चलती है, दोनों में बहुत अंतर है और ये एक बार नहीं 1000 बार साबित हुआ है। तो प्रश्न ये नहीं है, और प्रश्न ये है कि आज कांग्रेस पार्टी से कितने विधायक हैं?
जो मध्य प्रदेश में 2 विधायक हैं मुस्लिम समुदाय से, वो कांग्रेस के अंदर हैं। 2 विधायक की हिस्सेदारी बनती है। मैं आपके बीच में नहीं पूरे बोला, मध्य या तो प्रदेश आप में। मेरा भी समय ले लीजिए। तौकीर जी मुझे बताएं, तौकीर जी तौकीर मेरा साहब, भी नहीं, समय मैं ले आता लीजिए। हूं, आता हूं, बताएं, तौकीर स्पष्ट साहब, करें, आता हूं क्या मैं। पूरे मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज को 100% चलिए, वोट चलिए, मैं चाहिए? आपको लौटूंगा। दो तौकीर ही साहब, विधानसभा के लिए टिकट देंगे? चलिए आप? बोलिए आनंद जी। हाँ जी बोलिए जी आनंद जी। शरद जी, मैं इस तरह डिबेट नहीं करता, मैं अपनी बात कहूंगा क्योंकि मेरे पास तर्क होते हैं, चिल्लाना नहीं आता मुझे। तो प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि हम हर जगह प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी किसी एक संप्रदाय या एक समुदाय की पार्टी नहीं है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो कांग्रेस के विचार से हम सारे जो किसान समुदाय हैं उनको ओबीसी की तरह एक क्लास के तहत डिवाइड करते हैं। गोंड, कोरकू, भील, इन सब में हम आदिवासियों को नहीं देखते, उन्हें हम एसटी का दर्जा देखते हैं, एक वर्ग की बात करते हैं। इसी तरह हम दलितों में अहिरवार, वाल्मीकि या दूसरी जो अन्य समाज हैं उन सबको एससी में डिवाइड करते हैं। संविधान वर्ग की बात करता है, ना कि संप्रदाय और जातियों की। इसी तरह जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो जो अल्पसंख्यक आयोग कानून है उसके अंतर्गत 6 संप्रदायों को जो है वो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। तो ये अलग अलग बातें हैं जिन्हें मिक्स किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अयम निजः परो वैति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखती है और हर समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, हर समुदाय की पार्टी है, हर जाति की पार्टी है। कुल मिलाकर मानव मात्र जो भारत में निवास करते हैं उन सब के प्रतिनिधित्व का दावा हम करते हैं, ना कि किसी एक समुदाय के, ना कि किसी एक समाज के। और उसका सीधा सा अर्थ ये है, ये बात विशेष तौर पर तौकीर भाई की पार्टी के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो केवल मुस्लिम बहुसंख्यक स्थानों पर ही अपने उम्मीदवार क्यों खड़े करती है। और जो बीजेपी के साथ इनका गहरा रिश्ता है वो इससे भी साबित होता है कि इनका उभार 2014 के बाद ही क्यों हुआ है। बोलिए तौकीर साहब। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आनंद जी से पहले तो आप ये बता दें कि फिर पीसीसी में दुर्गा जी की प्रतिमा क्यों रखी जाती है, गणेश जी की प्रतिमा क्यों रखवाते हो, मुस्लिम धर्म के जितने भी त्योहार उनको वहाँ क्यों नहीं करते हो? आप अभी बहुत सारे दलित समाज को गिना रहे थे, अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो फिर ये कहाँ से दोगलापन लाते हो आप? ये फिर सारे समुदाय का जब तुम्हारा पीसीसी भवन है तो सारे लोगों के ही धर्मों के सारे त्योहार तुम्हें वहाँ मनाना चाहिए। फिर वही मुद्दा उठता है, आपसे वही पूछना चाहता हूँ अदब के साथ कि आज ओवैसी साहब, आपने देखा होगा बिहार की हवा अभी महाराष्ट्र में गई, महाराष्ट्र की हवा अब मध्य प्रदेश में आ रही है। तो आरिफ मसूद साहब जैसे और जाट साहब, आप लोग जितने भी घुटन महसूस करें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप सबका स्वागत करती है। ओवैसी साहब दबे कुचले, जिनको नेतृत्व नहीं मिला, उनको नेता बनाने के लिए ही तो आए हैं। और आप जो जुल्म और ज्यादती आप लोग कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने किया है, और उसको ही मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का सचिव था, मैं छोड़कर एमआईएम में गया हूं। मेरा एक सवाल है, मैं तौकीर साहब को सुन रहा था, कर दिया था आपने, तौकीर साहब को सुन रहा था जब डिसीजन आया था, जब तौकीर साहब जवाब देना, तभी हमने छोड़ दिया। एक मिनट, आप लोग साहब किस तरह की बातों की तरफ चले जाते हैं, कैसी बातों की तरफ? मुझे लगता है कि तिलक आपके जहन में है ही नहीं कि गणेश जी बिठाने की परंपरा क्यों शुरू की थी, ये क्या कम्युनल थी? अरे शरद जी, तो दूसरे त्योहार क्यों नहीं? दूसरी चीज, अरे भाई साहब, आज भी आपके सीहोर में मैं स्टोरी करने गया हूं कि वहां मुहर्रम का ताजिया हिंदू परिवार बनाते हैं। अरे तो आज 2026 तक क्यों नहीं रखवाते? मेरा सवाल ये है, गजब कर रहे हैं आप जी। मतलब पीसीसी पे अगर देवी देवताओं की मूर्तियां रखवाई जाएंगी, लेकिन वहां शरद जी फिर दूसरे धर्म के त्योहार या बोर्ड लगा दीजिए पीसीसी पे, कांग्रेस कार्यालय सिर्फ एक ही धर्म एक ही समुदाय। आप ये बताइए, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहते थे। संग्राम से कोई लेना मुसलमानों का इनकी पार्टी का रजाकार से संबंध है, चलिए कोई संबंध बहुत देर से सिसोदिया जी इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार साहब या मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को नहीं जानते। चलिए सिसोदिया साहब, वक्त कम है मेरे पास। चलिए तौकीर साहब, शरद जी, मैं इस बात का खंडन करता हूं और मुझे इस बात को लेकर के दुख भी हो रहा है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने सीधा सीधा मुस्लिम विरोधी भारतीय जनता पार्टी को करार दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन की
सहयोगी है, साथी है, हम उस पर विश्वास और भरोसा करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, एक मिनट आनंद जी सुन लीजिए, आप पूरी डिबेट बिगाड़ रहे हैं, पूरी डिबेट आप बिगाड़ रहे हैं। आरएसएस का जो एक संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, शरद जी, आरएसएस वाले भी राष्ट्रीय मुस्लिम संघ को का संचालन करते हैं। और आनंद जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आनंद जी आप बुरा मत मानिएगा, अभी हाल में आपके प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी ने और जीतू पटवारी जी ने जातिगत आधार पर क्यों प्रकोष्ठ बना दिए? ये फला समाज का प्रकोष्ठ, ये ढिमका समाज का प्रकोष्ठ पहले कभी नहीं हुआ आपकी इसमें। और आप बड़ी दुआएं दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती है। आपके हालिया प्रदेश अध्यक्ष जी ने और प्रदेश के प्रभारी जी ने 10 प्रकोष्ठ बना दिए हैं जो जातिगत आधार पर बनाए। आप इस प्रदेश को कहां ले जाएंगे, किस मुकाम पर खड़ा करेंगे? ये जातिगत आधार पर नहीं बनाया है। ना आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। आपकी जानकारी मैंने ट्वीट किया है आपके बड़े लोगों को भी केंद्र नहीं केंद्र, चलिए अब वक्त नहीं है मेरे पास, केंद्र भी लेकिन मैं देखता हूं कि जब भी ऐसे विषयों पे हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में क्या सिलसिला रहा। हम ये भूल जाते हैं कि पैटर्न टैंक पे कूदने वाले हमीद साहब कौन थे, उनकी जाति क्या थी, और क्या जाति के आधार पर उनकी वीरता का हम फैसला कर लें कि वो किस जाति के थे? क्या हम इसके आधार पर तय कर लें कि साहब क्या है क्या नहीं है? मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करें या अभी हम सिराज की बात करें, जो हमारे फास्ट बॉलर हैं सिराज, मोहम्मद सिराज। और ऐसा नहीं, एक मोहम्मद तो अभी उत्तराखंड में थे कोटद्वार में, उनका नाम है दीपक मोहम्मद। एक मुसलमान साहब की दुकान में दिक्कत हुई कुछ तो वो खड़े हो गए, नाम पूछा तो उन्होंने कहा दीपक मोहम्मद। दिलीप कुमार साहब, यूसुफ जी, पार्टी में दीपक मोहम्मद आप ढूंढिए, चिराग लेके चले जाइए। चलिए आप बीजेपी को कहते हैं कि साहब ये तो एक बहुसंख्यकों की पार्टी है, तो ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाइए, दीपक मोहम्मद ढूंढ लाइए। आप कांग्रेस में चले जाइए, दीपक मोहम्मद ढूंढ लाइए। आप जीतने के लिए सब पॉलिटिकल पार्टी डेस्परेट हैं। क्यों नहीं आज मुसलमानों की वो, क्यों एक समय यहीं से खान शाकिर अली खान कम्युनिस्ट पार्टी से जीतते थे, हिंदुओं के भी वोट लेते थे, वो दौर कहां चला गया साहब? अब हिंदू मुसलमान आप करते चले जाएंगे, और हिंदू मुसलमान क्यों, दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति। अब तो ये हो गया कि बैंक में एक युवा महिला कर्मचारी चिल्ला रही है मैं इस जाति की हूं, दूसरा कह रहा उस जाति। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, फिर उसके बाद ओबीसी, किस भारत की आप बात कर रहे हैं? तीसरी नहीं, ये किसी का, ये आपका हमारा सबका भारत है। ये नहीं, ये मोदी इसमें जी के आने के आप बाद भी ज्यादा उतने हुआ है। ना, जब ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है। प्रतीकों को मैं इससे असहमति जताता हूं। मोदी जी आने के बाद ये इसमें कोई देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर जाएगी। शाहबानो आपके समय की थी, लेकिन मैं इसको नहीं कहूंगा। मैं ये बात नहीं कहूंगा कि आपके समय क्या हुआ, इनके समय क्या हुआ, और कौन कितना खुली नजरिया वाला है, कौन तंग नजरिया वाला है, किसके समय में क्या हुआ, ये मत करिए इस चीज को। हमारा मुल्क या चौधरी की हवेली जिसका नाम है, उसका नाम है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। उसके नुमाइंदे आप भी हैं, इसकी डालों पे बैठे हैं आप, कांग्रेस, बीजेपी, AIMIM, समाजवादी पार्टी, BSP। इसको दरख्त को, चौधरी की हवेली को फलने फूलने दीजिए साहब। अगर यही नहीं रहेगी या इस पर मुश्किलात आएंगी तो हम में से कोई नहीं रह पाएगा चैन से। फिर बोल गए डायलॉग एंकर महोदय, इसके लिए बिठाते हैं आपको यहाँ ज्ञान बांटने के लिए। अरे इतना बटा हुआ है ज्ञान, आप जबरन ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। बुड़कर माफ कीजिएगा, थोड़ा एक्टिंग की तरफ भी जाना जरूरी रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन प्राइम मैट्रो। नमस्कार।